नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजनीतिक पक्ष। निवेदन है कि मेरे इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी में आजकल मोदी और अमित शाह का सिक्का जमकर चल रहा है। जिसको चाहे उठाकर आसमान पर बैठा दें और जिसको चाहे उसे अर्थ से फर्श पर ले आए। यह भी कह सकते हैं कि आजकल मोदी और अमित शाह के सामने भाजपा के दिग्गज नेताओं की चल नहीं रही है। गुजरात तो मोदी और अमित शाह का गृह राज्य है, इसलिए उन्होंने वहां के विधानसभा चुनाव में जो रणनीति अपनाई वह कामयाब इसलिए हो गई कि वहां विपक्ष बुरी तरह बटा हुआ था। कांग्रेस से लोग जिस करिश्मे की उम्मीद करते थे उसे वह कर नहीं पाई। जब इसी फार्मूले को मोदी और अमित शाह ने कर्नाटक में आजमाया तो वहां के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बुरी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी जब मोदी और अमित शाह की रणनीति या फार्मूला असफल हो गया तो वहां भी भाजपा को सत्ता से हाथ धोना पड़ा। दोस्तों, कह ये भी सकते हैं कि मोदी और अमित शाह जिस फार्मूले या रणनीति बनाकर विधानसभा चुनाव अपनी पार्टी के प्रत्याशियों को लड़वाते हैं वह अब आम जनता को भा नहीं रहा है। राजनीति पर पैनी नजर रखने वाले भी मानते हैं कि मोदी और अमित शाह जिस फार्मूले को आजमाकर पार्टी को चुनाव लड़वा रहे हैं उससे उनकी विरोधी कांग्रेस अति उत्साहित है। जो कांग्रेस आज से 4-5 साल पहले अपने अस्तित्व को जूझ रही थी, आज वह भारतीय जनता पार्टी की राह का सबसे बड़ा कांटा बनकर उभर खड़ी हो गई है। तो क्या हम यह मान लें कि मोदी और अमित शाह की रणनीति कांग्रेस को फायदा पहुंचा रही है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना सहित 5 राज्यों में अगले महीने विधानसभा के चुनाव होने हैं। इनमें से बात अगर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जाए तो भाजपा का व्यापक जनाधार हमें यहाँ देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश में तो पिछले 18-19 सालों से शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में पार्टी का डंका बज रहा है, तो राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया के नेतृत्व में भाजपा ने आम जनता के दिलों में जगह बनाई है। और छत्तीसगढ़ में रमन सिंह के बल पर भाजपा ने जो जमीन वहां तैयार की है उसने उनके विरोधियों की कब्र खोदने में कोई गौर कसर नहीं छोड़ी। लेकिन दोस्तों, आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं। आजकल राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जिस रणनीति को लेकर अमित शाह और मोदी जी पार्टी को चुनाव लड़वा रहे हैं और जो चुनावी सर्वे जल्दी जल्दी हमारे सामने आ रहे हैं वह इस ओर इशारा कर रहे हैं कि इन तीनों राज्यों में भाजपा की जमीन खिसक रही है। दोस्तों, केवल जमीन ही नहीं खिसक रही है बल्कि यहाँ कांग्रेस भारी बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई भी दिखाई दे रही है। तो क्या हम अब यह मान लें कि भारत की जनता पर मोदी और अमित शाह का जो जादू सिर चढ़कर बोलता था उसका असर अब धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है? मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया और छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जैसे दिग्गजों को हाशिए पर खड़ा करके और अपने बनाए फार्मूले को आजमा कर भी अगर मोदी और अमित शाह दोनों ही इन तीनों राज्यों में पार्टी को सत्ता तक नहीं पहुंचा पाए तो आने वाले समय में मोदी और अमित शाह के नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह रखते हुए देर नहीं लगेगी। दोस्तों, राजनीतिक पंडितों की माने तो मध्य प्रदेश को छोड़ दें तो भी राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी सत्ता विरोधी लहर का फायदा उठाने में असफल हो रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो आजकल जनता को लुभाने के लिए लोक लुभावन घोषणाएं भी जमकर कर रहे हैं और ऊपर से मोदी जी का आम जनता से यह कहकर वोट मांगना कि वे उनके नाम पर वोट दें भी जनता को भा नहीं रहा है। तो अब हमें यह मान लेना चाहिए कि जनता के बीच मोदी और अमित शाह दोनों का जादू खत्म होता जा रहा है। राजनीतिक पंडित यह भी मानते हैं कि अगर खुदा न खास्ता भारतीय जनता पार्टी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव हार जाती है तो मोदी और अमित शाह के नेतृत्व को भारतीय जनता पार्टी के अंदर से ही तगड़ी चुनौती मिलनी लगभग तय है। वैसे दोस्तों, आपको एक बात बताता हूं, शायद मोदी जी को इस बात का एहसास हो चला है कि 3 बड़े राज्य यदि भाजपा हार जाती है तो आने वाले समय उनके लिए चुनौतियों से भरा होगा। डर इस बात का भी है कि उनके खिलाफ पार्टी में विद्रोह खड़ा हो सकता है और अगर इसको समय रहते नहीं दबाया गया तो उनके सामने मुश्किलें खड़ी होते देर नहीं लगेगी। शायद इसीलिए मोदी और अमित शाह एक एक करके क्षेत्रीय छत्रपों को किनारे लगाकर वहां अपने आदमियों को अभी से फिट करने में लग गए हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का एक छत्र राज चला आ रहा है और इसी राज को खत्म करने के लिए उनके सामने नरेंद्र सिंह तोमर, राजस्थान में जिस वसुंधरा राजे सिंधिया के बिना भाजपा का पत्ता तक नहीं हिलता था उनको किनारे लगाने की कोशिश की गई। अब जब यह लगा कि वसुंधरा को किनारे लगाने के कारण भाजपा का वोट बैंक प्रभावित हो रहा है तो थोड़ा बहुत तो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश मोदी और अमित शाह ने की, लेकिन वसुंधरा को साइड लाइन करना यहां भाजपा को भारी पड़ रहा है। वसुंधरा राजे के सामने यहां राज परिवार से ही ताल्लुक रखने वाली दिया कुमारी को विकल्प बनाने की तैयारी की जा रही है। ये वही दिया कुमारी हैं जिनको राजनीति में लाने का श्रेय भी वसुंधरा राजे सिंधिया को जाता है और दावा तो यह भी किया जाता है कि दिया कुमारी का राजस्थान के लगभग 80 सीटों पर दबदबा है। इसलिए भाजपा हाईकमान की सोच है कि ऐसे में दिया कुमारी को विकल्प बनाकर वसुंधरा राजे सिंधिया के दबदबे को खत्म किया जाए। और हाँ दोस्तों, यह भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में पहली बार नहीं हो रहा है। कर्नाटक में जब येदियुरप्पा का एक छत्र राज था और जब उन्होंने मोदी जी को एहसास करना शुरू किया तो उनको किनारे लगा दिया गया। महाराष्ट्र में नितिन गडकरी के सामने देवेंद्र
फडणवीस को तवज्जो मिलने का भी यही कारण है कि यदि भविष्य में मोदी जी को पार्टी में चुनौती मिल सकती है तो वह नितिन गडकरी के नेतृत्व में ही मिल सकती है। और ये वही नितिन गडकरी हैं जिन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का दुलारा माना जाता है। इसलिए नितिन गडकरी पर नियंत्रण रखने के लिए देवेंद्र फडणवीस को मोदी जी ज्यादा तरजीह देते हैं। अब भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश पर आ जाते हैं। यहाँ भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेरने के लिए गुजरात लॉबी पूरी तरह सक्रिय है। योगी आदित्यनाथ भी नितिन गडकरी की तरह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के करीबी हैं। हम सब जानते भी हैं कि मोदी जी तो यूपी में मनोज सिन्हा को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन संघ की नाराजगी के चलते योगी जी को उन्हें मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। अब दोस्तों, यहाँ जब भी बात की जाती है कि मोदी के बाद कौन, तो योगी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है और यही बात मोदी, शाह सहित उनके करीबियों को विचलित करती है। योगी जी ने बहुत कम समय में पूरे भारत में अपनी दबंग नेता की छवि बनाकर कहीं न कहीं मोदी और अमित शाह के खेमे में बेचैनी पैदा की है और यही कारण है कि यहाँ भी योगी जी को नियंत्रण में रखने के लिए ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया, लेकिन योगी जी आज भी इन पर भारी पड़ रहे हैं। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि यदि भाजपा इन तीनों बड़े राज्यों में विधानसभा चुनाव हार जाती है और अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव में पार्टी बहुमत का आंकड़ा पाने में फेल हो गई, तो क्या मोदी और अमित शाह की कुर्सी सही सलामत रहेगी? राजनीतिक पंडितों की माने तो यही वह डर है जो गुजरात लॉबी को आजकल अंदर ही अंदर खाई जा रहा है और यही कारण है कि चाहे क्षेत्रीय स्तर के हों या फिर केंद्रीय स्तर के दिग्गज नेता, सभी को गुजरात लॉबी एक एक करके हाशिए पर लाकर वहां अपने नुमाइंदे खड़ा कर रही है, ताकि अगर गुजरात लॉबी के खिलाफ विद्रोह के स्वर पैदा हो तो अपने इन नुमाइंदों के सहारे इस विद्रोह को दबाया जा सके।